फ्रेंड्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नई अपडेट्स, मतलब कि एक एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है। ऐसी इस नोटिफिकेशन को तो बहुत पहले ही जारी कर दिया गया था, मतलब कि इशू कर दिया गया था, लेकिन हम आपके सामने लेकर आए हैं इस नोटिफिकेशन को अभी आपके सामने। हालांकि अभी ज्यादा देर नहीं हुई, इसका जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग अभी भी इसके लिए आपके पास बहुत ही पर्याप्त समय है, तो आप आराम से इस चीज को देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल से देखेंगे और जानेंगे कि आखिर इस नोटिफिकेशन किस चीज के रिगार्डिंग है, मतलब कि आपको किस पोस्ट के लिए आपको ये नोटिफिकेशन आया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस नोटिफिकेशन को जारी किया है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, मतलब कि एयरपोर्ट्स की जो चीजें होती है उसको मैनेज करने के लिए इसको आपको जारी किया गया है। और ये कहाँ से जारी की गई है? ये जारी की गई है मिनी रत्न कैटेगरी में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, मतलब कि एक पीएसयू है जहाँ पे एक तरह का ये आपको गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा। आखिर इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, ये सबसे पहले हम पोस्ट को समझ लेते हैं। तो पोस्ट क्या है? पहली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, उसके बाद सीनियर असिस्टेंट की, फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। मतलब कि जितने भी एयरपोर्ट्स होते हैं इंडिया के अंदर में वहां आपको जॉब करना होगा इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर में। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से कैटेगरीज में कितने कितने पोस्ट हैं। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ उस वाले स्लाइड में जहां आपको ये समझने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 अलग अलग पोस्ट के नाम दिए गए हैं। इन 6 पोस्ट में अलग अलग तरह के आपको कैटेगरी वाइज दिया गया है बाइफरकेशन की किस कैटेगरी में कितने सीट्स दिए गए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सबसे पहले अगर आप देखने को मिलेगा जूनियर असिस्टेंट, मतलब कि ऑफिशियल जॉब है, इन ग्राउंड जॉब है, ऑफिस में बैठ के जॉब करना है आपको। टोटल सीट्स कितने हैं? 9 है। इसी के साथ साथ आपको कैटेगरी वाइज भी सीट्स के एलोकेशंस दिए हुए हैं आपके सामने। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट्स नहीं दी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए इसके बाद जो सीनियर असिस्टेंट ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपकी सिलेक्शन अकाउंट डिपार्टमेंट में होती है तो वहां भी 9 ही सीट्स है टोटल। और जनरल कैटेगरी मतलब कि ओपन कैटेगरी के लिए 6 सीट्स है। बाकी कैटेगरी वाइज ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 सीट्स हैं, एससी के लिए 1 सीट्स है, एसटी के लिए इसमें कोई सीट नहीं है पिछले की तरह, मतलब कि जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की तरफ इसमें भी कोई सीट्स नहीं दिया गया है एसटी को। मतलब ऐसी बात नहीं कि एसटी को जॉब ही नहीं मिलेगी, ओपन कैटेगरी में आ सकते हैं, लेकिन उनके कैटेगरी में कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। वही अगर मैं बात करूं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की, तो उसमें बहुत ही ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, मतलब कि 237 वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही ह्यूज वैकेंसी है। आपको इसके फॉर्म को बिल्कुल फिलअप करना चाहिए और एक बहुत ही अच्छी और गजेटेड ऑफिसर की जॉब मानी जाती है। वही मैं बात करूं जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की, तो इसमें 66 सीट्स दिए गए हैं। और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस की, मतलब कि जो फायर से रिलेटेड जो प्रोफेशन बरतने होते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को या फिर जितने भी अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं उसको, तो आपको इस वाले डिपार्टमेंट में आपको 3 सीट्स देखने को मिल रहा है। तीनों के तीनों सीट्स किसके लिए हैं? ओपन कैटेगरी के लिए। वही मैं अगर बात करूं जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो ये है 18 सीट्स आए हैं, दिए गए हैं। इसमें 10 के 10 सीट्स किसके लिए दिए गए हैं? ओपन कैटेगरी के लिए। 1 सीट दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, 4 सीट दिया गया ओबीसी को, और 2 सीट्स दिए गए एससी को, और इसमें 1 सीट दिया गया एसटी को। और इसी तरीके से अगर आप ये देखें जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए, तो आपको देखने को मिलेगा एसटी के लिए 17 सीट्स को। तो फ्रेंड्स ये था बाइफरकेशन, जिसमें कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सीट्स दिए गए हैं। अब आप समझते हैं कि आगे इसके किस तरह के रिक्वायरमेंट का क्या प्रोसेस है, या फिर इसमें किस तरह के एक्सपीरियंस भी मांगा गया है फिर नहीं मांगा गया है। अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उसके साथ कौन सी डिग्री मांगी गई है। अगर डिग्री के साथ साथ आपको कितने इयर्स के एक्सपीरियंस चाहिए होंगे इसको फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आइए समझते हैं अगले वाले स्लाइड में। तो ये फ्रेंड्स आपके सामने देखने को मिलेगा कि बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूबीडी के लिए, मतलब कि अगर ऐसे में हमारे कोई स्टूडेंट्स या फिर हमारे कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि इस तरह की डिसेबिलिटीज से हैं सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ दिए गए हैं। उनके लिए भी कुछ कैटेगरीज दिए गए हैं कि आप कैसे जैसे कि आपने इसमें देखा होगा कि कुछ इस तरह कुछ सीट्स देखने को मिल रही होंगी आपको, जैसे कि यहाँ पे 5 सीट्स हैं, यहाँ पे भी 5 सीट्स हैं, यहाँ पे 1 सीट है, 2 सीट्स हैं। ये सारे सीट्स पीडब्ल्यूडीज के लिए, मतलब कि जो किसी भी तरह से जिसको बोलते हैं ना हिंदी में दिव्यांग, वैसे लोगों के लिए ये दिए गए हैं। और आप किस कैटेगरी में आते हैं आप इसको अच्छे से पढ़ ले या फिर स्क्रीनशॉट ले। ऐसे हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन को हम डाल देंगे, तो डोंट वरी अबाउट दिस। तो आप इसको इत्मीनान से पढ़ ले और आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं आप उस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओपन कैटेगरी के
साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट में, जहां हम समझेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, कि आखिर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है हमको, हम किस चीज के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाएंगे अपने आप को। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इसके लिए क्या क्या मांगा गया है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को। तो अगर सबसे पहले बात करें जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट, मतलब कोई भी ग्रेजुएट पर्सन इसको अप्लाई कर सकता है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस को। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए किसी भी स्ट्रीम से अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की, जैसे आपको अकाउंट्स देखने को मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है बीकॉम वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं, बीकॉम जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है, वो इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में, कौन से फील्ड में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, टैक्सेशन में, अगर कहीं आपने काम किया फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड फील्ड में, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की, इसमें मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा सीट्स दिए गए थे, उसमें कोई भी ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें बीकॉम विथ एमबीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट और 2 साल का ड्यूरेशन विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, जिसका एमबीए, जिन्होंने एमबीए फाइनेंस स्ट्रीम से किया है उनके लिए ये फॉर्म है जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए। वहीं मैं बात करूं जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए, तो उसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, मतलब कि अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है इन सारे स्ट्रीम्स में, फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको इन सारे स्ट्रीम्स में अगर आपके पास डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ, तो आपको पता चल गया कि लॉ के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए लॉ की। उसी के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड कोर्स में भी अगर आपने किया 10+2 के बाद मास्टर्स और बैचलर्स अगर आपने किया है लॉ में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू गेट हिमसेल्फ एनरोल इन द एडवोकेट इन बार काउंसिल। आपके शहर का जो भी बार काउंसिल है जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जहां आपने प्रैक्टिस करने की सोचा, ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास डिग्री तो आप घर में बैठेंगे नहीं, आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करेंगे या फिर अपना किसी सीनियर वकील के अंडर में आप अपना इंटर्नशिप करेंगे। तो अगर आप कहीं कर रहे हो तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए, बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में। इसी के साथ साथ कुछ आपको स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। Only post qualification experience will be considered, that is experience gained after acquiring minimum education qualification required for the post। मतलब कि जितने भी पोस्ट दिए गए हैं आपको इसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। मैं फिर से आपको बता दूं, जो हमारे फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ जिनके पास नॉर्मल ग्रेजुएट्स है वो कौन कौन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए। उसी के साथ साथ आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए। तो ये 2 पोस्ट आपके लिए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन, बाकी इन सारे स्पेसिफिकेशन के फील्ड में आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये दिए गए हैं आपको कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यूजीसी के अंदर उस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया गया, अगर आपको वहां के साथ आपको डिग्री मिल रहा है तो तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करूं एज लिमिट्स की, तो एज लिमिट्स आपको देखने को मिल रहा है कि जूनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज होना चाहिए 30 इयर्स, वही सीनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज होना चाहिए 30 इयर्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको एज होना चाहिए 27 इयर्स। आपकी जो उम्र की गणना की जाएगी वो कहां से करी जाएगी, 4/9/2023 से, मतलब कि 4 सितंबर 4 सितंबर 2023। आखिर ये 4 सितंबर को कट ऑफ डेट क्यों रखा गया, आगे मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा होगा तो आप जाके किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट, बहुत सारे वेबसाइट इंटरनेट पे अवेलेबल है जहां से आप ये डेट और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्ट आपकी एज कितनी हुई है। क्योंकि अगर आपने मंथ के अकॉर्डिंग काउंट किया, इस डेट को भूल गए, तो हो सकता है कि 30 साल 2 महीने हो गए हो आपका एज। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल रहा होगा एज से रिलेटेड। अगर आप इस वाले कैटेगरी में आते हैं तो आप इजीली अपने डेट से रिलेटेड आपको मतलब कि एज से रिलेटेड आपको रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल, मतलब कि अगर आप 35 के हैं फिर भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब कि आप 33 इयर्स तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।
वही बात करूं कि पीडब्ल्यूडी, जैसा कि मैंने बताया दिव्यांगजन, उनके लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, मतलब कि 40 इयर्स तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी तरीके से आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपका एज रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो डेट्स की स्टार्ट, मतलब कि इस फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट थी जहां से फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ था वो 5/8/2023 तक था, मतलब से स्टार्ट हुई थी। और कहां तक है इसका, इसकी लास्ट डेट कब तक है, 4/9/2023। इसी वजह से मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे कट ऑफ डेट क्यों रखा गया है 4/9/2023, क्योंकि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है, फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो क्या है, 4 सितंबर 4 सितंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और एक और जो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके सामने, बिकॉज सैलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर कोई जॉब करता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसे अपनी फैमिली की सर्वाइवल, खुद की सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप इस वाले में आते हैं, इस जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट, बेसिकली यही 3 पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो अगर आप इसमें फॉल करते हैं, अगर आप इस वाले में सेलेक्ट होते हैं या फिर इस वाले के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आपकी सैलरी 1,40,000 तक होगी। वहीं अगर आप सीनियर असिस्टेंट हैं, ये ग्रुप सी की जॉब मानी जाती है और ये वाली ग्रुप बी की जॉब मानी जाती है, जबकि बहुत अच्छी जॉब है ये। अगर आप सीनियर असिस्टेंट है, आपकी 1,10,000 मैक्सिमम सैलरी हो जाएगी आपकी 3% डीए के साथ। आई थिंक ये डीए नहीं है, 3%। और वहीं अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट की, जो ग्रुप सी की नौकरी है, उसमें आपको मिलेंगे 92,000 सैलरी। वहीं अगर कुछ पर्क्स एंड अलाउंसेस भी, जो कि मुझे जहां तक देखने को मिल रहा है कि इसके पर्क्स काफी अच्छे हैं, 35% के आसपास आपको डियरेंस अलाउंस दिया गया है। और उसी के साथ साथ एचआर भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो काफी मिला जुला के काफी अच्छा पैकेज है। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप इसके लिए काफी ही, मतलब कि बहुत ही अच्छा अचीव कर पाएंगे और गेन कर पाएंगे। अगर सीटीसी की बात करें तो आपके 13 लाख रुपए सीटीसी बनता है, 13 लाख रुपए का आपका सीटीसी बनता है, मतलब कि सालाना जो आपकी इनकम होगी अराउंड 13 लाख रुपीस हो जाएंगी। और इन हैंड की बात नहीं है तो सीटीसी ही है। और वहीं अगर आप बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव में अगर आप जाते हैं तो 13 लाख रुपीस मिलेंगे आपको। सीनियर असिस्टेंट में जाते हैं, जो कि ग्रुप सी की नौकरी है, अगर आप इसमें जाते हैं तो 11.5 लाख आपकी सैलरी हो जाएगी। और वहीं अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट की, जो ये भी ग्रुप सी की नौकरी, अगर आप जाएं तो 10 लाख रुपीस आपकी कुल मिला के सीटीसी बन जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि जनरल इंस्ट्रक्शंस है, मतलब कि सारे एग्जामिनेशन के लिए इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर आप रेगुलर फॉर्म फिलअप करते होंगे तो आपको पता होगा कि आपको इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आप इंडियंस होने चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उस कैटेगरी का क्या होना चाहिए, आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस कैटेगरी का भी एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी अपडेटेड होना चाहिए। आपको देखने को मिल रहा होगा फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 से 2024 का फाइनेंशियल ईयर में आपको ये बना होना चाहिए, मतलब कि अपडेटेड होना चाहिए। वही एसटी के लिए भी आपको देखने को मिल रहा है कि 4/9/2023 तक आपके पास कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब जो इसकी लास्ट डेट ऑफ क्या है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है। वही मैं इसकी और डिटेल्स की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इनको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें। अगर नोटिफिकेशन में दी गई चीजों के आप अगर उलट कुछ ऐसा फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन किया जा सकता है। और आपके अगेंस्ट आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, आपको बैन कर सकती है। अगर आपने कहीं जॉब कर रखा है तो वहां से नो, उस इंस्टीट्यूशन से, उस ऑर्गेनाइजेशन से आपको क्या चाहिए होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स आपको लेने होंगे। और इस तरीके से बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग तरीके से आपको दिया गया है। एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, अगर आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं तो उसके लिए भी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, मतलब कि आपको पेनल्टी की मींस कि आपको फॉर्म भरने से रोका जा सकता है, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप सीधी सी बात है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से आप सीधे जाके अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे पोर्टल्स हैं जहां से आप जाएंगे, आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा इसके वेबसाइट पे। स्पेसिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ इमेज, आपको जो आपके जो फोटोग्राफ्स होंगे वो क्या होने चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर के डायमेंशन में होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका 3 महीने का पुराना फोटोज नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज तो आपको पहले से ही पता होंगी और हम नोटिफिकेशन में इस डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन को अपलोड कर देंगे, जहां से आप यहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना है, रिटन डिक्लेरेशन भी देना है, इमेज मतलब कि आपको लिख के उसका फोटो क्लिक करके आपको अपलोड करना है। बाकी जो साइज होगा जेपीजी होगा, मतलब फॉर्मेट होगा जो जेपीजी और जेपीईजी होगा, जो कि नॉर्मल ही सभी जगह इसी को ही मांगा जाता है।
और आपका जो फाइल का साइज होगा 20 KB से 50 KB के अराउंड होना चाहिए। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा कि आपको जो पेमेंट करना है एप्लीकेशन के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 1000 रुपीज है, आपको ये पे करने होंगे और आपको ये ऑनलाइन मोड में पे करना होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स हैं आप, तो आपको आपके लिए फी नहीं देने हैं, आपको एग्जामिनेशन फी देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्री, तो आप इससे आप अपना पेमेंट फुलफिल कर सकते हैं। तो 2-3 चीजें क्लियर होगी जो कि मैं लास्ट में आपको समराइज कर दूंगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस है कैसे कैसे आपको एग्जामिनेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजें आपको फुलफिल करना होगा। फ्रेंड्स, अब कुछ जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो मैं आपके सामने कर देता हूँ। विक्रमास आपके सामने लेकर आया है, अगर आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी अगले लेक्चर में या फिर मैं 1-2 दिनों में, क्या पहले तो इत्मीनान से फॉर्म फिलअप कर ले। फॉर्म फिलअप करने में कोई गड़बड़ी ना करें, क्योंकि एक बार आपने अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, कुछ गलत क्लिक कर दिया, तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगले सारे फॉर्म्स फिलअप करने के लिए। तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि हम सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे, इसके सिलेबस में क्या क्या, कैसे कैसे इसका एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम का किस तरीके से लिया जाता है, इसका स्कीम क्या है, इसी के साथ साथ इसके सिलेबस क्या है। उसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, किस किन चीजों को ध्यान रखना। उसी के साथ साथ हम आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री में इसके पूरे क्लासेस लेकर आएंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है नोटिफिकेशन के वीडियो पे, तो हम सभी जितने भी हमारे टीचर्स की टीम है वो सभी आपके सामने लेकर आएंगे इसके पूरे के पूरे डिटेल्स एप्लीकेशन को आपके सामने, और इसके जितने भी डिटेल्स में है इसके सिलेबस को और इसके एक एक पॉइंट्स को हम आपके सामने कवर अप करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।